ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ब्रह्मोस के काम से घबराए पाकिस्तान के लिए मोदी प्रोजेक्ट विष्णु ले आए हैं। ये क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटे, उधर पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया। वहां पर मीटिंग होने लगी है। चीन और तुर्की को भी पाकिस्तान ने मीटिंग के लिए बुला लिया। नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे में पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों का एक साथ इलाज करके वापस लौटने का काम किया। अब तीनों ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्हें निपटा रहे हैं उसमें वो मोदी से बचें कैसे, और इसके लिए फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को और ताकत दी जा रही है। असीम मुनीर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि वो तख्ता पलट करने वाला ही है। असीम मुनीर के बारे में खबरें हैं कि वो जरदारी को हटाकर किसी भी वक्त पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। असीम मुनीर ने राष्ट्रपति वाली पावर एक तरह से ले भी ली है भाई, क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के साथ लंच करना हो तो मुनीर जाता है, तुर्की जाना हो तो मुनीर जाता है, ईरान जाना हो तो मुनीर जाता है, और अब तो मुनीर श्रीलंका जा रहा है। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपति घर पे बैठा है और उनका सेना प्रमुख घूम रहा है दुनिया में, और वहां श्रीलंका में क्या करने वाला है सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। मुनीर ही पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन चुका बॉस अनऑफिशियली। यहां लोग पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें करते रह गए, मुनीर ने एक तरीके से इंटरनली तख्ता पलट कर दिया। कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह असीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके आतंकियों की सरकार बनाने का पूरा प्लान फाइनल कर दिया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ नहीं है ऑफिशियली, लेकिन असीम मुनीर तो अभी से पूरे राष्ट्रपति टाइप बिहेव कर रहा है भाई। जो काम पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को करना चाहिए, इन दिनों वो सारे काम असीम मुनीर कर रहा है। भाई अमेरिका का दौरा हो, राष्ट्रपति के साथ लंच हो, अब असीम मुनीर श्रीलंका जा रहा है और पूरे शाही तामझाम के साथ। और ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। विदेशी कर्ज पर उसके खर्चे चल रहे हैं, लेकिन असीम मुनीर अलग ही दुनिया में जी रहा है। आप देखिए असीम मुनीर के श्रीलंका दौरे के लिए क्या क्या शाही इंतजाम किए गए। असीम मुनीर की श्रीलंका यात्रा किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह प्लान की गई है। 20 जुलाई को असीम मुनीर स्पेशल प्लेन से श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका पहुंचने पर मुनीर का सेरेमोनियल बाइक एस्कॉर्ट के साथ स्वागत होगा। 3 दिन की यात्रा में असीम मुनीर हेलीकॉप्टर से आलीशान जगहों की सैर करेगा। मुनीर हेलीकॉप्टर पर श्रीलंका के मशहूर सिगिरिया रॉक किले और एडम्स पीक के ऊपर भी उड़ान भरेगा। यानी मुनीर इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां गया हो या जा रहा हो। मुनीर ऐसे समय में विदेशी दौरे कर रहा है जब पाकिस्तान ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की विदेश यात्राओं और आलीशान होटल्स में ठहरने पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार का आदेश सेना पर लागू नहीं होता, या फिर मुनीर ऑलरेडी इस तख्ता पलट कर चुका और वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में असीम मुनीर पहले से ही ताकतवर था, अब उसे ताकत के और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी की मार खाने से भी बचना। नरेंद्र मोदी आज ही विदेश से लौट कर आए हैं और विदेश में पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान के सारे दोस्तों का अच्छे से इलाज किया। नरेंद्र मोदी को विदेश में भर भर के अवार्ड मिले, उनका सम्मान हुआ। चीन जैसे दुश्मनों के लिए बड़ा झटका है ये, क्योंकि जिन देशों से पीएम मोदी को सम्मान मिला वो एक वक्त चीन को सलाम ठोकते थे, लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का जलवा मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, तुर्की को निपटाया, उससे इन तीनों देशों में हड़कंप मच गया। इसलिए अब ये तीनों देश मिलकर नई खिचड़ी पकाने में जुट गए। पहले चीन की एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने का काम किया। वांग की अगुवाई में चीन के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में पाक एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद के साथ लंबी बैठक की, और कल तुर्की के विदेश मंत्री ऑफिशियल विजिट पर इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर नया प्लान बनाने में जुट गए। ऐसा लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान को मार खाने से बचाना कैसे। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान और चीन भी कांप रहे हैं। लेकिन अब भारत के प्रोजेक्ट विष्णु से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ऐसी स्वदेशी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक है। और इसकी खूबियों को जानने के बाद पाकिस्तान, जो अभी ऑलरेडी बाप बाप कर रहा है, सोचिए उसका क्या होगा। क्योंकि इस ऑपरेशन विष्णु या प्रोजेक्ट विष्णु के पूरा होने के बाद भारत की मिसाइल पावर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु पर भारतीय सेना के लिए हथियार तैयार करने वाला संगठन डीआरडीओ तेजी से काम भी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में पावर बैलेंस चेंज करने का दम रखेंगी। डीआरडीओ जल्दी ही ETLDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट शुरू करने वाला है। इन मिसाइल्स की रफ्तार मैक 8
यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनट में टारगेट किया जा सकता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर होगी, यानी ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकेगी। इन मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसकी मदद से मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी बीच रास्ते में इसका टारगेट बदला जा सकेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइल को कहीं से भी, यानी मोबाइल लॉन्चर, एयरक्राफ्ट या फिर नेवी के वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत सिर्फ हमला करने वाली ही नहीं, बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बनाई जाएंगी, जो दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। इतनी घातक मिसाइलें तैयार करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जिससे मीटिंग है करनी है कर ले, मुनीर को जितना राष्ट्रपति जैसा नौटंकी करना है कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे मोदी विरोधी गैंग की आज कोर्ट में धज्जियां उड़ गई बॉस। क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या ओवैसी, सब लगे हुए थे कि चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है। मोदी चुनाव के रिजल्ट चुरा ले रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में इसी वजह से वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, ऐसी बातें कही जा रही। वोटर लिस्ट रिवीजन को रुकवाने के लिए इंडी गठबंधन और मोदी विरोधी गैंग ने भाई साहब पूरा हाथ पैर मार दिया, बिहार बंद कर दिया, माहौल बनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स में कोर्ट चले गए। लेकिन हुआ क्या कोर्ट जाकर? इंडी गठबंधन और मोदी विरोधी गैंग बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के अभियान को रोक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन को झटका दे दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के अभियान को रोका नहीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम उसके काम को नहीं रोक सकते। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। उससे पहले 21 जुलाई को चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करना है, फिर याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा। यानी पहला बड़ा झटका तो इनको यह लग गया कि इलेक्शन कमीशन जो काम बिहार में कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से ही मना कर दिया कि नहीं, यह काम तो चलता रहे। लेकिन यह तो सिर्फ एक झटका आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े झटके लगे हैं, धज्जियां उड़ी हैं इनके झूठ की आज कोर्ट के अंदर। जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होगी तब तक चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन का काम निपटाकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार भी कर चुका होगा। चुनाव आयोग अपना काम जैसे कर रहा है वो वैसे करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन को झटका तो लगा, लेकिन हमेशा की तरह इंडी गठबंधन इसे अपनी जीत बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंडी गठबंधन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? कोर्ट में आज आधार कार्ड को लेकर क्या गर्मागर्म बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बड़ी बड़ी बातें कही अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों ममता बनर्जी बंगाल में घबराई होंगी, क्यों अखिलेश यूपी में घबरा रहे होंगे। क्या पूरे देश में ये जो फर्जी वोटर हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी टाइप के, इन सब का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो रहा है क्या? ये सब आज आपको बताऊंगा। बिहार की पब्लिक क्या कह रही है दिखाऊंगा, लेकिन आज जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, बिहार या देश के अंदर की राजनीति को प्रभावित न करे। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। न सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन से रोका, न सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के तरीके को बदला, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी जीत हो गई, चुनाव आयोग की हार हो गई। यह अलग ही लेवल का इनका काम चलता है। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल इसे लोकतंत्र के लिए राहत की बात बताने लगे। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने कहा कि यह फैसला अंधेरी गुफा में रोशनी की तरह है। जरा सुनिए मनोज झा को, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनकी बत्ती गुल हो गई है जिनको रोशनी दिख रही है अंधेरी गुफा में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट शब्दों में कहा, प्राइमा फेसाई वी बिलीव दैट यू मस्ट लुक एट द इंक्लूजन ऑफ आधार, ईपीआईसी एंड राशन कार्ड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू सॉलिसिट। तो मैं समझता हूं कि ये एक सच कहूं तो जो अंधी गुफा थी उसमें रोशनी का थोड़ा सुराग। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडी गठबंधन की जो 9 पार्टियां याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, पहले जरा उनके बारे में सुनिए कि कौन कौन था उसमें।
कांग्रेस गई, बिहार में इनका डब्बा गोल है, लेकिन ये दौड़ दौड़ बिहार में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि देखिए सर बिहार में क्या हो रहा है। आरजेडी चलिए बिहार में, सीपीआई सीपीएम एमएल ये भी कुछ बिहार में कमाल नहीं कर पाते, जेएमएम झारखंड की पार्टी मूल तौर पर, और टीएमसी भी चली गई भाई। टीएमसी बंगाल की पार्टी बिहार के लिए लड़ाई लड़ रही, एनसीपी सुप्रिया सुले शरद पवार वाली पार्टी, डीएमके बताइए डीएमके चली गई है बिहार के लिए बात करने, शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी, इन सारी पार्टियों के नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिनमें से कईयों का तो बिहार के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है। वो भी उठ के चले गए कि ना हम भी आएंगे साथ में, चलो ना हम सब लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इन सब को दिख रहा है ये जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है ये अब रुकेगा नहीं बॉस। ये देश भर में ये जो फर्जी वोटर का मामला चल रहा है ना, ये अब नहीं रुक चल पाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे बवाल पर सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, कोर्ट ने कहा कि 3 सवाल हैं जो उन्हें अहम लगते हैं। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास ऐसी स्पेशल मुहिम चलाने का अधिकार है या नहीं। दूसरा सवाल इस पूरी प्रक्रिया को करने के तरीके को लेकर है, और तीसरा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। इन तीनों सवालों में जो पहला सवाल है उस पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के पास ऐसी मुहिम चलाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार। पहले सवाल पर चुनाव आयोग ने दलील दी, अपनी बात रखी, और चुनाव आयोग ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का अधिकार नहीं है तो फिर किसके पास है भाई। अगर चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है तो फिर किसी और संस्था को तलाशना होगा। भाई चुनाव कराएगा चुनाव आयोग, अब वोटर लिस्ट रिवाइज करेगा क्या कोई दूसरी एजेंसी आके करेगी क्या होनोलुलु से। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक विवाद उसकी टाइमिंग को लेकर खड़ा किया गया। यह कहा जा रहा है कि चुनाव में इतना कम वक्त बचा है, तब चुनाव आयोग यह अभियान क्यों छेड़ रहा है, ये तो पहले करना चाहिए था। यह मुद्दा भी आज सुनवाई के दौरान आया और इस पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बस समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जनसंख्या की गणना 1 साल का समय लेती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि लेकिन ये तो पूरे देश के लिए होता है ना बॉस। कोर्ट ने कहा कि लेकिन इतनी जल्दी क्यों है, 30 दिन में ये होगा, 30 दिन में वो होगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 90 दिन है, 30 दिन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, छूटे हुए लोगों को लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बारे में संदेह है कि आप समय सीमा के भीतर सब कुछ पूरा कर पाएंगे या नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचिए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप अगस्त के पहले हफ्ता में सुनवाई रख लीजिए, तब तक सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर के दे भी दिया है, और अभी तो 15-16 दिन हुआ, अभी बाकी का टाइम बचा हुआ है। अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है, करीब 5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। आयोग ने कहा कि आजाद भारत में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हर डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिलेगा, जिससे पूरे देश को जानकारी रहेगी, और ऐसा सिस्टम बनाने से हर बार इस तरह के अभियान को चलाना भी नहीं पड़ेगा, यानी समय की भी कोई दिक्कत नहीं है। यह बात भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। भाई चुनाव आयोग कह रहा है हमको ना कराना है, भाई हम करा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, हम सिस्टम लगा रहे हैं, आधा काम ऑलरेडी कर चुके 60% से ज्यादा। और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई जज साहब आप देख ना लीजिए, अगस्त में देखिए, नहीं करके दिखाएंगे तो बोलिएगा। चुनाव आयोग ने भी बता दिया कि वो ऐसा एक बार में सिस्टम बनाना चाह रहा है जिससे आगे कभी दिक्कत ही ना हो। भाई सब ऑनलाइन रहेगा, चेक कीजिए, देख लीजिए कि ये ठीक आदमी है कि नहीं जो वोटर लिस्ट में है कि नहीं। यानी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग यह बात बार बार कह रहा है कि वो बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन तय समय पर कर लेगा, टाइम को लेकर दिक्कत नहीं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था वो ये था दस्तावेजों का। उसमें भी चुनाव आयोग ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और यह कहा कि 2003 में सिर्फ 3 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे थे, अब तो 11 कर रहे हैं बॉस। तो 2003 में जब लास्ट रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन, तो 3 डॉक्यूमेंट में लोग साबित कर पा रहे थे कि वो भारत के नागरिक हैं और उनको चुनाव आयोग को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, उनका अधिकार है। 3 डॉक्यूमेंट में हो जा रहा था, अब 11 डॉक्यूमेंट में नहीं कर पाएंगे। विपक्ष हालांकि माहौल बना रहा है कि लोग डॉक्यूमेंट कहां से लाएं, लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पूरा सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। नवभारत की टीम ने पटना में वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव का जायजा लिया, तो वहां वेरिफिकेशन करवाने वाले और वेरिफिकेशन करने वाले सभी लोगों ने एक ही बात कही कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एकदम बढ़िया स्मूथ चल रहा है। भाई सुनिए, पब्लिक खुद कह रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं।
मांगा जा रहा है वो हो ही नहीं, कोई नहीं, एक है ही, एक न एक कोई है ही। एक ना एक मिल ही जा रहा नहीं है। है, हाँ। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कोई नाम काटने के लिए साजिश हो रहा है कि लोगों का नाम काट दिया जाएगा, ऐसा लगता है? वो ऐसा तो हमको नहीं पता लगता है, अब क्या है आगे हमको इतना प्रोसेस न मालूम है। बस हमने जो फॉर्म मिला है भर दिया, हो गया बात खत्म। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या रहेगा? ठीक चल रहा है सर, अच्छा कहा जा रहा है कि पूरा नहीं होगा। आप लोगों का जो क्षेत्र में जितना तो अभी जोरों पर है, काम हो रहा है अच्छे से जी। ये लगता है कि समय से ये पूरा कर लिया जी जाए? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सारे लोग टीम लगी हुई है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मतलब काम लग रहा है कि पूरा हो जाएगा समय काम पे? तो हम लोगों का पूरा हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग को तो नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। क्या डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो है आपके पास? हाँ है ना? जमा कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत ये नहीं आ रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब कुछ एकदम फ्लेक्सिबल है, सब कुछ अच्छे से हो गया, डॉक्यूमेंट भी था, जमा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आपको लगता है हो रहा है कि कराने में वेरिफिकेशन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी आए हैं कराने? हाँ अच्छा, आप डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ, जमा कर रहे हैं। कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, तरह का? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो है अवेलेबल? हाँ, सब वेरीफाई है मेरे पास। अब आप देख रहे हैं, जिसको वोट डालना है उसको वेरिफिकेशन से दिक्कत नहीं है, जो वो वेरिफिकेशन कर रहा है वो कह रहा हम कर देंगे। खाली सारी दिक्कत जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक विवाद यह भी है कि चुनाव आयोग वेरिफिकेशन के दौरान जो 11 दस्तावेज मांग रहा है उसमें वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को नहीं जोड़ रहा। इसी को लेकर बहुत विवाद भी हो रहा है। आज सुनवाई के दौरान भी यह बात सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है ही नहीं, यह तो केवल एक पहचान पत्र है कि भाई आप कह रहे हैं कि यह सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड है, तो सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड सिर्फ यही बताता है कि ये जो आदमी आधार कार्ड लेके खड़ा है यही सुशांत सिन्हा है, क्योंकि सुशांत सिन्हा के जो 10 फिंगर हैं, 10 उंगलियां हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स आधार के डेटा में मौजूद है, जो आंखों का डिटेल है वो मौजूद है। यू आर यू, आप वही हैं जो आधार कार्ड में दिख रहे हैं, इसका बस पहचान पत्र है आधार कार्ड, वो नागरिकता का नहीं है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास आधार कार्ड हो वो भारत का नागरिक ही हो।